नमस्कार दोस्तों, यंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट लेवल फर्स्ट 2012 के पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आए हुए 30 प्रश्नों का हल व्याख्या सहित देखेंगे। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। 9 वर्ष का बालक अपनी नैतिक तर्कना किस पर आधारित रखता है? तो 9 वर्ष का बालक किसी भी कार्य की नैतिक तर्कना किसी कार्य के भौतिक परिणाम में उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं। 9 वर्ष का बालक अपनी नैतिकता किस में मानता है कि किसी भी भौतिक परिणाम में उसको अच्छाई या बुराई को क्या करता है, वो निर्धारित करता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? हमें क्या देखना है? नहीं है। इसका मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें अभिप्रेरणा है और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें अभिप्रेरणा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, आपको 3 ऑप्शन काटने इसमें। कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे बढ़ा दिया। किसी भी काम को आप 1 घंटे बढ़ा दो तो इसका मतलब उसमें क्या हुआ? मोटिवेशन हुआ है। और हमें मोटिवेशन नहीं देखना, इसका मतलब इसको काट दो आप। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन शास्त्र का अध्ययन आरंभ कर दिया। इसको नहीं देखना आप। तीसरे पे चलो। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि, किसी भी कार्य में रुचि दिखाना, इसका मतलब मोटिवेशन है। इसका मतलब यह भी ऑप्शन भी नहीं होगा। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध, किसी भी चीज में सहसंबंध स्थापित करना, ये मोटिवेशन है। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन शास्त्र का अध्ययन क्या कर दिया? आरंभ कर दिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है कि विद्यार्थियों में से निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? क्या कार्य करेगा प्रभावी प्रशंसा के रूप में? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन का महत्व की सूचना देना। ये एक शिक्षक को मोटिवेशन के रूप में क्या करना चाहिए? काम में लेना चाहिए कि उनको निष्पादन और उनकी योग्यताओं की उसकी सूचना देते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो आपको देखना है कि कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। हाथ जोड़कर अभिवादन करना। ऑप्शन नंबर बी है स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लाना। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये अधिगम नहीं है। किसी भी स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लाना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ये भी स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये दोनों कट गए तो ऑप्शन नंबर 4 तो होने का नहीं रहा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाथ जोड़कर अध्यापक का क्या करना? अभिवादन करना। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि एक बच्चा जब स्कूल में जाना प्रारंभ करता है तो वो पहले दिन कभी भी अपने अध्यापक का अभिवादन नहीं करता। जैसे जैसे स्कूल में जाना प्रारंभ करता है वैसे वैसे वो अभिवादन क्या करता है? प्रारंभ करता है। तो ये एक सीखने की प्रक्रिया है, या आप इसे क्या कह सकते हो? अधिगम भी कह सकते हो। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण, आपको कम को देखना है। तो चित्र चिंतन में आवश्यक है। प्रतीक एवं चिन्ह भी चित्र में आवश्यक है। भाषा चिंतन में आवश्यक है। तो मांसपेशियों की क्रियाएं चिंतन में आवश्यक नहीं है। अगला सवाल दे रखा है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार। अंतर्व्यक्ति का मतलब इंट्रा, आपको इस प्रश्न में देखना। इंट्रा मतलब दूसरे व्यक्ति का व्यवहार। इंटर यानी तो स्वयं और इंट्रा यानी दूसरे व्यक्ति का। तो दूसरे व्यक्ति की अंतर्व्यक्ति, दो व्यक्तियों की बुद्धि को आप कैसे प्रदर्शित समझोगे? तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिलते जुलते संवेगों। दो ऑप्शन मिलते जुलते संवेग देंगे उनको, उनमें उदासी या पछतावे का भेद देखकर दो व्यक्तियों में आप उनकी बुद्धि को समझ सकते हो। प्रश्न नंबर 7 देखना। प्रश्न नंबर 7 में दे रखा है कि निम्न में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? लैंगिक समानता की भावना के विपरीत क्या है? आपको लैंगिक समानता के विपरीत देखना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग।
क्या दे रखा है? ऑप्शन लड़कों को, मतलब लैंगिक विभिन्नता दे रखा है, के विपरीत है। अगला प्रश्न नंबर 8 देखना। प्रश्न नंबर 8 में क्या दे रखा है कि एक अध्यापक को किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकता है। एक अध्यापक व्यक्ति विविधता को किस प्रकार समझता है? उसे बातचीत करके, मतलब भाषा से, और उसकी अभिव्यक्ति के आधार पर समझता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? ओनली टास्क फोकस्ड रखना चाहिए उनको, कार्य पर क्या रखना चाहिए? उनको केंद्रित रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? तो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है, मतलब आपको 3 काटने हैं और एक चौथा ऑप्शन देखना है। बालकों को देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावी ढंग से तैयार नहीं करते, मतलब ये विशेषता तो है। दूसरा ऑप्शन नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं, तो ये सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिला, यह भी सामाजिक विशेषता है। विद्यालय में अच्छा व्यवहार अभिप्रेरित नहीं किया, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, नियमित स्वास्थ्य संबंधित देखभाल नहीं, तो ये सामाजिक रूप से वंचित वर्ग की विशेषता नहीं है देखभाल। तो अब प्रश्न नंबर 11 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है कि क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सही होगा। प्रश्न नंबर 12 क्या दे रखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान में, तो क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 में। और प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि उत्तर होगा डी, ये सभी। तो देखते हैं कौन कौन से। यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है, अलग अलग भाषाएं सीखता है तो वो सुरक्षित महसूस जरूर करेगा। भाषागत पृष्ठभूमि के आधार पर कोई बालक पीछे नहीं छूटेगा, ये भी बात सही है। यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देता है। तो ये तीनों विशेषताएं क्या है? इसमें सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, इनमें सभी। प्रश्न नंबर 14 दे रखा है कि निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी, अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर अमूर्तता नहीं होती, मूर्तता के आधार पर दैनिक जीवन के उदाहरण देके उनको सिखाना चाहिए। अमूर्तता के आधार पर उच्च माध्यमिक स्तर पर सिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं देता है? तो ऑप्शन ए होगा ए, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करे, ये इसमें शामिल नहीं होता है। एक से अधिक कक्षाएं अध्यापक नहीं संभाल सकता। प्रश्न नंबर 16 है संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को ये वंशक्रम निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। ये तो बात सही है। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण था, ये भी बात सही है।
प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ये बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में 18 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया। परिपक्वता कैसी होती है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होना तय है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो विकास के संबंध में सही नहीं है सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, जॉब नहीं लग रही है, ये खतरा है। जॉब लगेंगे तो पैकेज कैसा होगा, ये खतरा है। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में खतरे हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। सही बात है। निम्न में से कौन सा कथन इसके विपरीत है? मतलब आपको वो देखना है जो सामाजिकरण नहीं करता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो ये उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया, इसका पता लगाना ये योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। मतलब पूरे वर्ष उसने क्या क्या किया। राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच में दूरी कम की गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रख दिया गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग है, यह पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन जिसमें कुत्ते पर प्रयोग किया गया था और राजू ने किस पर प्रयोग किया? खरगोश पर। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न है? तो बहिर्मुखी विद्यार्थी वो होता है जो मन ही मन परेशान न होकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर देता है, वो बहिर्मुखी होता है। और अंतर्मुखी अपने मन ही मन क्या रहता है? दुखी रहता है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? तो बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, यह एक स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है, यह बुद्धि की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, एक संतुलित व्यक्तित्व वह होता है जिसमें मजबूत अहम को बनाए रखता है। मजबूत अहम बनाए रखता है। अहम जैसे मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड में ये दिया गया है कि इदम अहम और परा अहम। जो अहम होता है वो वास्तविक जीवन से संबंधित होता है और अहम वाले व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को संतुलित बनाए हुए रखते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। और प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सा व्यूह रचना कार्य करेगी? तो व्यूह रचना कार्य करेगी ये कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को किस रूप में समझाना चाहिए? मूर्त रूप से समझाना चाहिए, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है उस प्रकार का। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए और दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद प्रकटीकरण हेतु, ये तीनों ही विशेषता इसकी क्या है? सही है। तो इनमें से सभी, ये 27 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो इसका उत्तर होगा डी, अधिगम नियोक्ता बालकों की। प्रश्न नंबर 29 है, फ एवं मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। तो ये प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो अध्यापक को RTE 2009 के तहत अध्यापक को 3 ही कार्य करवाए जाते हैं: जनगणना, चुनावी कार्य
और तीसरा होता है आपदा कार्य। इन तीनों कार्यों में अध्यापक को लगाया जा सकता है, बाकी किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो पल्स पोलियो में भी अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता। ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों ये थे शिक्षा मनोविज्ञान में आए 30 प्रश्नों का हल व्याख्या सहित। दोस्तों इसी प्रकार किसी भी एग्जाम में के पेपर की आंसर की देखने के लिए हमारे चैनल यंग इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।